दोस्तों, मल्टीनेशनल एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला इंजीनियर होती है। वह अपने ऑफिस में लगातार काम कर रही थी क्योंकि जो उसे प्रोजेक्ट दिया हुआ था वह प्रोजेक्ट उसे बहुत ही कम समय बचा था और वह प्रोजेक्ट उसको पूरा करना था। और अभी जो छुट्टी का समय था, उस छुट्टी के समय के बावजूद भी वह ऑफिस से नहीं निकली थी। तभी वह एक चपरासी होता है वहाँ का, ऑफिस का। वह चपरासी भागा हुआ उस इंजीनियर मैडम के पास आता है और उसे कहता है कि आप जल्दी से चले और करीब करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं, आपकी जो बस है वह आपका इंतज़ार कर रही है। लगातार यह हॉर्न बजा रही है, आपकी बस जल्दी चलिए। तो वह जो मैडम है वह चपरासी से कहती है कि आप ऐसा करो कि बस ड्राइवर को कहो कि मेरा 5 मिनट इंतज़ार करे। तो वह बस जो चपरासी है वह जाकर बस ड्राइवर से कहता है कि मैडम है वह 5 मिनट इंतज़ार के लिए बोल रही हैं। वह 5 मिनट भी बीत जाते हैं और 5 मिनट के बजाय वह 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर से वह चपरासी है वह उस मैडम के पास आता है और वहां आकर कहता है कि मैडम आपकी बस है वह आपका इंतज़ार कर रही है। फिर से वह मैडम कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि बस ड्राइवर को कहिए कि मेरा 10 मिनट का वेट और करिए। और फिर से जो चपरासी है वह उस ड्राइवर के पास जाता है। ऐसे ही करते करते यहाँ पर लगभग आधा घंटा का समय है वह बीत जाता है। ये ड्राइवर है ये हॉर्न बजाता रहता है और आधे घंटे के अंदर जो और इंजीनियर उस बस के अंदर बैठे हुए थे, जो और सवारी थी, वह सभी मात जाते हैं कि आप सिर्फ एक सवारी के लिए इतना इंतजार कर रहे हो। ऐसे ही करते करते ये बस है ये यहाँ से निकल जाती है। और फिर यहाँ पर जो मैडम है यह लगभग 45 मिनट लेट इस जो कॉलेज है जो यहाँ से निकलती है। और यह जो मैडम ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद यहाँ से निकलती है तो ये देखती है कि बाहर है वह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। फिर ये चपरासी ये कहता है कि मैडम बाहर बहुत अंधेरा हो गया है और ये जो कॉलेज है ये भी जंगल में है। और वह उसके सर के ऊपर बस उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का भूत सवार था। वह इस कॉलेज से लगभग रोज के समय से 45 मिनट लेट निकलती है। वह बाहर आकर देखती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो वह बाहर आकर देखती है तो अंधेरा होता है तो वह फिर अपने फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकाल कर वह अपने पति को जैसे ही कॉल करने लगती है तो वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वह कार आती है। कार में रुका हुआ थोड़ा सा शीशा था वह डाउन था और वह कहता है कि दीदी, नमस्ते दीदी, क्या आप ठीक हो? तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो वह कहता है कि दीदी ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? इंजीनियर वह कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को लिए तैयार हूँ। वह महिला इंजीनियर है वह कार के अंदर बैठ जाती है और बैठने के बाद कभी भी दोबारा जो वह महिला इंजीनियर होती है उसको देखा ही नहीं जाता था इस रूप में, कि जिस रूप में वह खिलखिलाती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। आखिर आगे वह जो महिला है वह शहर में ऐसे खिलखिलाते हुए नजर नहीं आती है और यही शहर की उस प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज़ बन जाती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है 8 मई 2017 के महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे की अदालत के अंदर, जिसमें लोग पहले से मौजूद थे। साथ ही अदालत में बाहरी लोग भी मौजूद होते हैं, एक दूसरे से कानाफुनसी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। भले ही वह धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जो बीच की आवाज़ है वह ऐसे लग रहा था कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक गूंज रही है। इसी बीच में अदालत में एक कदम सन्नाटा सा पसरा रहता है। सन्नाटा पसरने की सिर्फ एक वजह होती है, क्योंकि साहब की एंट्री होती है। जैसे ही जज साहब की एंट्री होती है तो वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है और वह जो लड़की जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसे लेने के बाद वह डाइस पर एक के बाद एक मारता है। कहता है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इतना सुनता था और इसके बाद वह सन्नाटा सा पसर जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है।
और सभी को इंतजार है था कि साहब मामले में आज क्या फैसला सुनाएंगे। जज साहब लोगों के नाम लेते हैं, जैसे कि योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम। इनका नाम लेते ही कहते हैं कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और इनके प्राण नहीं निकले तब तक इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि इनका जो केस था यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और दुर्लभ केस था। दुर्लभ केस की बात आती है तो लोग को रातों की उस रात की याद आती है कि जिस रात भयानक रात होती है, रात को इन लोगों का अंजाम दिया था एक ऐसी घटना को जिसे सुनकर हर कोई की हैरान हो जाता है। वो रात है 7 अक्टूबर 2009 की। वो शाम लगभग पूर्ण 7:45 के आसपास का वक्त होता है, और यह पुणे के एक खर्राड़ी की एक जगह लगती है। वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, और इसी कंपनी में काम करने वाली एक इंजीनियर महिला होती है। वह रोजमर्रा की तरह है थोड़ी सी लेट हो जाती है। जैसे ही वह लेट होती है तो बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद वह अपने पति को फोन करने लगती है। बस वह छूट चुकी थी, बस तो पहले से ही निकल चुकी थी उसकी, और वह किसी वाहन का इंतजार कर रही। जैसे वाहन मिला तो वह तुरंत घर आ जाएगी, और वह अपने पति को इन्फॉर्म देती है, और पति को आता है कि बिल्कुल परेशान ना हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। और उसका फोन कट हो जाता है, और इसी बीच में एक इंडिको कार होती है वह आती है, और कार रुकती है। रुकने के बाद जो शीशा है वह थोड़ा सा डाउन होता है। जैसे ही उस कार का शीशा डाउन होता है उसमें से आवाज आती है कि दीदी नमस्ते, कैसे हो आप, कैसे खड़े हुए हो, आज बस नहीं आई क्या? तो वह नैना पुजारी कहती है कि मेरी बस है वह निकल चुकी है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो क्या? वो कहता है कि ठीक है दीदी, मैं भी इधर से गुजर रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो तो आप भी मेरे साथ चल सकती हूँ। तो ये जो नैना पुजारी है ये कहती है कि ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। फिर यहाँ पर जो ये योगेश राउत है ये कहता है कि दीदी आपको एतराज ना हो तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ दूँगा। यह जो नैना राउत पुजारी है यह खुश हो जाती है, और क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहली बार भी वह कई बार जो कंपनी है उसमें से नौकरी करती थी, और कभी कभार वह काम की वजह से लेट हो जाती तो ये ड्राइवर के रूप में काम करता था। और जैसे ही उसके पास पहुंचते तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जाकर वह अंदर बैठने की कोशिश कर रही थी, इसी बीच में यहाँ पर दो जन आकर और भी बैठ जाते हैं, और इन दोनों को देखने के बाद थोड़ी सी संकायपता होती है इसे। और दोनों व्यक्तियों को देखकर जो ये मैडम है नैना पुजारी ये भी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनमें एक व्यक्ति होता है उसका नाम होता है महेश ठाकुर, और दूसरे व्यक्ति होता है उसका नाम विश्वास कदम होता है। और इन दोनों को देखने के बाद जो महिला इंजीनियर है वह इन्हें कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहते हैं कि दीदी नमस्ते, हम भी यहाँ से गुजर रहे थे। योगेश राउत बोला कि रास्ते में मिल गए थे और इनको बिठा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर दीदी आप चलना चाहो तो चल सकते हो, नहीं चलना चाहो तो रहने दो। और यहाँ पर इसी बात को ज़्यादा हो जाती है और पहचान हो जाती है, तो जो ये योगेश राउत और महेश ठाकुर भी और साथ में जो विश्वास कदम है यह तीनों कंपनी से जुड़े हुए थे। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर काम करते थे। इसीलिए जो महिला इंजीनियर है इसकी हिम्मत बढ़ जाती है, ये जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वह बैठती है तो थोड़ी एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, और दरअसल वह कुछ गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ दरअसल यह महेश ठाकुर होता है, विश्वास कदम, और उन्हें शराब पी रखी थी। और जैसे ही शराब की स्मेल आती है तो उन्होंने कहा कि तुम शराब तो पिए हुए हो। तो हाँ कहते हैं कि हाँ दीदी, हमने थोड़ी सी शराब पी ली थी, कोई दिक्कत परेशानी है, हम लोग उतर जाएंगे। इसी तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना हा कि विश्वास के जमाने की कोशिश कर रही थी, और यह लेकिन जो रास्ता था वह घर से वह रास्ता नहीं जा रहा था, और नया रास्ता पकड़ लेते हैं।
जैसे ये नया रास्ता पकड़ते हैं तो ये लड़की है, ये नैना पुजारी, ये थोड़ा परेशान हो जाती है। कहती है कि भैया रास्ते तो गलत तरफ जा रहे हो, हमारे घर का रास्ता तो इधर जाता ही नहीं है, वैसे भी आप जानते हो। वो कहता है कि आगे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, हम उसको साथ में लेंगे और बाद में सीधी तरफ चलेंगे। कुछ देर यानी कि 2.5 किलोमीटर चलते हैं ये है, और चलने के बाद वो राजेंद्र चौधरी नाम का एक लड़का होता है, उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो नैना पुजारी है, इसको पता चल जाता है कि आखिरकार जो कार है वह गलत रास्ते पर चल रही है। और नैना पुजारी समझ जाती है कि यहाँ पर कई किलोमीटर चलने के बाद वो रूट नहीं आया जिस रूट से वह अक्सर अपने घर जाया करती थी। रूट नहीं आता है तो तभी वह कहने लगती है कि यह रूट गलत है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। अब जैसे ही ये इस तरह की कुछ बातें होती हैं, इनमें से एक चाकू निकालता है। नैना पुजारी को कहा कि अगर तुमने कोई शोर मचाया या हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ये चाकू से तुम्हें मार दूंगा। इसी तरह की बात इस इंजीनियर महिला को कहकर डराया जाता है और घबरा जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार करूँ तो मैं क्या करूँ। लगातार गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलते चलते येरदार थाने के क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां पर निकलकर यह थाने में खड़ी तरफ निकलना शुरू हो जाती है। येरदा थाना से निकलकर यह खेड़ की तरफ निकलती है। खेड़ के जो जंगल होते हैं उनकी तरफ निकलती है, और उधर जाकर जो गाड़ी है, इस महिला को जो फर्श है वह भी छीन लिया जाता है और उसका जो मोबाइल है वह भी स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और जो उसने कानों में बाली पहन रखी थी, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था, साथ ही उसने सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, यह सब बारी बारी से उसकी ज्वेलरी है वह भी उससे उतरवा ली जाती हैं। और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? थोड़े बहुत तो पैसे ही होंगे। एटीएम के अंदर कितने हैं? ठीक है, 61,000 रुपये हैं। यह सब उसके आसपास थे, यह सब उससे ले लिए जाते हैं। जो एटीएम के पिन है वह भी उससे ले लिए जाते हैं। और फिर जिस तरह से इसके एटीएम के पिन बताने के बाद बात आती है तो वह आराम से पिन बता देती है। और फिर भैया हाँ मुझे जाने दो, अब मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, जाकर यह कार को और रोक लेते हैं। अचानक से जो ड्राइवर होता है उसकी नीयत है वह और खराब हो जाती है। तभी यह दीदी से कह रहा होता है कि लेकिन जो उसकी इज्जत है उस पर हाथ डालना शुरू कर देता है। इसी बीच में उनसे कहता है कि मेरी मदद करो। वो कार के अंदर ही चलती हुई कार के अंदर ही उसके साथ गंदा काम करना शुरू कर देते हैं, उसका बलात्कार करने लग जाते हैं। तीनों जो कि पहले से मौजूद थे, राजेंद्र चौधरी को छोड़ने के बाद बारी बारी से वह जो तीनों लोग ये गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं उस इंजीनियर महिला के साथ, और तब तक करते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भरता। एक बार और करने के बाद ये इसका मन नहीं भरता तो इसी तरह ये हद हो जाती है। यह अपने हर तरीके से लगातार अपनी हदें हैं वह पार कर देते हैं। फिर राजेंद्र चौधरी है वह बार बार एक ही बात कह रहा है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो तुम्हारा इरादा है सिर्फ लूट पाट करने का ही तो था, इरादा बिल्कुल नहीं था यह सब करने का। इसी बीच में ये फैसला लेते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह महिला इंजीनियर है। मन भर जाता है और इससे के बाद वह चले जाते हैं। और चले जाने के बाद यह इसका जो नंबर है वह आता है और वह कहने लग जाते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी, पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, लेकिन यह जाएगी कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको मरना ही है। इस महिला जो इंजीनियर है इसका मरना तय होगा, नहीं तो ये हमें जेल में भिजवा देगी। और दूसरी तरफ जो महिला इंजीनियर थी ये गिड़गिड़ा रही थी, यह रहम की भीख मांग रही थी। तीनों थे, इनको बिल्कुल भी रहम नहीं आता है। और यहाँ पर इसके जो कानों की चीख है, यह चीख चिल्लाना शुरू कर देती है, बिलबिलाना शुरू कर देती है। इसकी आवाज़ आखिरकार मौका पाते ही यह इसका गला दबा देते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही इसका दम निकल जाता है, एकदम से यह मौत हो जाती है, तो यह बिल्कुल से इसे छोड़ देते हैं।
और यह इसको कार से निकालते हैं। कार से निकालने के बाद इसको पास में ही एक नाला बहता है, वहां पर नाले के पास में डाल देते हैं। और नाले के किनारे पर डालने के बाद यह इसकी पहचान ना हो, इसीलिए इसकी पहचाना जाए तो यह पुलिस हमें पकड़ देगी। इसी फिर यह अंदर से एक कुरू, और फिर यहाँ पर जो उनकी क्रूरता है वह भी खत्म नहीं होती है। वह कहते हैं कि जो पुलिस है वह इसको पहचान लेगी, पहचानने के बाद इसे हमें पुलिस पकड़ लेगी। और इसी बीच में जो एक लड़का है वह ईंट उठाता है, ईंट को वो इसके चेहरे के ऊपर बार बार मारता है, जिससे कि वह चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ देता है। और फिर यहाँ से वह इत्मीनान से निकल जाते हैं। और उधर जो इसका पति है वह फोन कर रहा है, वह है मैं जल्दी जाऊंगी और जो अपने पति के पास फोन करूंगी। फोन वह करती है और वह कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। आखिरकार वह पहुंची तो गाड़ी ये मिली ही नहीं, लेकिन वह कुछ देर के बाद जो उसका नंबर था वह भी स्विच ऑफ हो जाता है। उधर जो पति वह लगातार परेशान हो रहा था, और जो महिला इंजीनियर थी उसके सभी फोन किया जाता है, बार बार फोन किया जाता है तो उसे पूछा जाता है। फिर कंपनी में फोन किया जाता है तो कंपनी में उसे कोई संपर्क नहीं होता है। वो इतना डर जाता है, सहम जाता है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तुरंत वह अपने दो साथी और रिश्तेदारों को लेता है और सीधा अयोध्या थाने पहुंच जाता है। यहाँ अयोध्या थाने में वह पहुंचता है तो साहब उसे कहता है कि जो मेरी पत्नी है, किसी कारणवश वह छुट्टी में थोड़ी सी लेट हो जाती है, कंपनी में काम करने की वजह से थोड़ी सा वह लेट निकलती है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। आप जल्दी इस मामले में लीजिए और मामले की जांच पड़ताल कीजिए कि जो मेरी पत्नी है वह कहाँ गायब हो चुकी है, और उसका जो फोन है वह भी स्विच ऑफ हो चुका है। इसी तरह की बात है। पुलिस वह इस मामले को गंभीरता से लेती है, मामले की अपनी तरफ से खोजने के प्रयास करती है। पुलिस प्रयास करती है तो पूरी रात वह महिला को ढूंढा जा रहा था, लेकिन महिला का भी कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार 7 तारीख की रात है वह पूरी गुजर जाती है। फिर 8 तारीख की रात है, वह 8 तारीख का दिन होता है, 8 अक्टूबर को पूरा दिन तलाशा जाता है, पूरी रात तलाशी जाती है। पति पुलिस साथ मिलकर लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं होता है। आखिरकार 9 अक्टूबर 2009 की राहगीरी निकला हो जा रहा था वहां से, जो कि खेड़ थाने क्षेत्र में जोरबाड़ी जंगल के अंदर अचानक एक लाश दिखाई देती है। जैसे ही पुलिस को वह लाश दिखाई देती है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाता है और पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर जो खेड़ पुलिस है वह मौके पर पहुंच जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि उसके कपड़े को देखने पर पूरा मैसेज था जो वायरल सर्कुलेट पर लगाया जाता है। जैसे ये वायरल सर्कुलेट पर लगाया जाता है तो लगभग 50 किलोमीटर दूर येरेदा थाने में यह मैसेज आता है। वहां पर जो पुलिस है, येरेदा पुलिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला है, उसका पति लेकर मौके पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद जो उसका चेहरा था वह तो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, लेकिन जो उसके कपड़े वगैरह थे उससे अंदाजा लगाया जाता कि यह पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता था कि इससे सामूहिक बलात्कार हुआ था। इसके शरीर में अनगिनत निशान मिले हैं और इसको काटा भी गया था, और इसके जो नाखून के निशान हैं, मारपीट किया गया है, गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। पुलिस अब है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लोकेशन निकलवाई जाती है, मोबाइलों के माध्यम से सीडीआर निकलवाई जाती है, और साथ ही जो इसके बैंक की डिटेल है वह निकलवाई जाती है। बैंक डिटेल से पता चल जाता है कि इस महिला के खाते से जो पैसे थे 61,000 रुपये वह भी निकलवा लिए जाते हैं, और अलग अलग तरीके से वह निकलवाए गए थे। पुलिस सक्रिय हो जाती, सक्रिय होने के बाद जो इसका एटीएम है उसका जो काम था वह भी बंद कर दिया जाता है, और जो साथ में ही इसके पैसे निकलवाए गए थे, उनके जो एटीएम से पैसे निकलवाए गए हैं उनको जो चेहरे थे वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाते हैं, कैद हो जाते हैं। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें एक चेहरा वह सामने आ जाता है जो कि योगेश राउत का होता है, जो कि इस कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही पुलिस इसके घर पर दबिश देती है और उसे पकड़ लिया जाता है, और उसे पकड़ने के बाद उससे पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है।
तो उसने ही 3 जन का नाम और लिया था, जिसमें एक विश्वास कदम था, दो एक महेश ठाकुर था और एक राजेंद्र चौधरी था। इन तीनों का नाम लेने के बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछा जाता है तो राजेंद्र चौधरी है यह शख्स कहता है कि बार बार कहता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो साथ था। वो बात आती है कि आखिरकार जो पुलिस है वह कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं किया तो अगर हमारे गवाह में यानी कि सरकारी गवाह तुम बन जाओ, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो यह जो आरोपी है इनको सजा दिलवाने में हमारी मदद करो, वादा करो कि यह तुम ही एक माफिया गवाह हो इसका। वह कहता है कि साहब मैं गवाही बनूंगा। इसके बाद 12 जनवरी 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद फिर इन्हें लगातार तारीखें पर तारीख पड़ रही थी। आखिरकार 30 अप्रैल 2011 को इनके जेल में जो योगेश राउत होता है मुख्य आरोपी, इसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इसकी पूरी बॉडी में खुजली हो जाती है। खुजली लगातार बढ़ रही थी, जैसे कि जेल प्रशासन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसका इलाज किया जाता है, इसे कोई भी आराम नहीं होता है। आखिरकार पुणे के एक सुसुन हॉस्पिटल होता है, वहां पर इसे भेज दिया जाता है और उपचार शुरू हो जाता है और इसकी जो व्यवस्था है वह पूरी कर दी जाती है। और साथ ही यह लेकिन उसे टॉयलेट आता है। टॉयलेट कहता है कि वह साहब मैं टॉयलेट कर कर आऊंगा। टॉयलेट के लिए वह जाता है। बीच में ही वह मौका पाते ही वह जेल यानी कि हॉस्पिटल से वह भाग जाता है। भागने के बाद वह सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही गुजरता है तो वह सूरत जाकर पहुंच जाता है और वहां से वह निकलता है, दिल्ली में पहुंच जाता है। वहां दिल्ली में वह अमृतसर और अमृतसर से वह शिरडी से लगातार भागता रहता है और वह नई पहचान अशोक भल्ला के नाम से रहने लग जाता है। वहीं वह कई भंडारे खाने खा रहा था और वह नौकरी की तलाश कर रहा था। नौकरी मिलती है और लेकिन वह उसकी जो जिंदगी थी वह ऐसी गुजर रही थी। ऐसे गुजरते गुजरते 2 साल हो जाते हैं। उसने अपने परिवार से अपनी पत्नी की याद आती है तो वह 2 साल बाद वह अपनी पत्नी से चुपचाप मिलने के लिए पहुंच जाता है। और उसकी जो पत्नी है वह कहती है कि मुझे शिरडी जाना है और वहां पर दर्शन करने के लिए, तो मेरे साथ चलो। लेकिन इसी बीच में कोई मुखबिर होता है, पुलिस को उसे सूचना मिल जाती है और वह योगेश राउत है, उसको पुलिस है वह अपने हत्थे पे चढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो पुलिस उसे पकड़ लेती है, मामले की पूरी सुनवाई हो जाती है। वह रुक जाता है, जैसे कि एकदम से ये मामला है ये स्टॉप सा हो जाता है। और फिर से इस मामले को बहुत हाई तरीके से लेते हैं। दोनों वकीलों में आपस में पक्ष और विपक्ष की बात होते हैं और फिर इस बहुत ही क्राइम के रूप में इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर केस में शामिल किया जाता है। आखिरकार 8 मई 2017 को इन तीनों आरोपी जैसे कि योगेश राउत, विश्वास कदम को और यह योगेश राउत होता है, एक महेश ठाकुर होता है और तीसरा जो विश्वास कदम होता है, इनको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इन तीनों के प्राण नहीं निकल जाए, क्योंकि इन्होंने भी बार बार ही एक ही बात करता रहा है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया था। जो राजेंद्र चौधरी था वह बार बार एक ही बात कहता था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया था। ये एक सरकारी गवाह बन जाता है। ये तीनों आरोपी हैं, इनको सजा दिलाने के लिए जो महिला इंजीनियर थी इसके कोई संतुष्टि हो, इसीलिए इनको तीनों को सजा दिलाने में जो राजेंद्र था चौधरी यही एक गवाह था और शायद यह इतनी बड़ा सजा नहीं मिलती, इसने कुछ किया ही नहीं था, पिछली बार अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और यह है। और फिलहाल जो ये तीनों लोग हैं ये सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इनके पास कई चांस हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कई चांस है। पता नहीं अदालत है वह इन्हें फांसी दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। जो महिला इंजीनियर इसका पति वह भी संतुष्ट है कि जो राजेंद्र चौधरी वह इनकी मदद कर रहा है, वह इनको जो फांसी दिलाने में हमारी हेल्प कर रहा है। और यह घटनाक्रम सुनाने का दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।